Hello officers, welcome to UPSC Revise. Welcome to another session of the Hindu revision. I hope आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और now it's time कि आप मेरे साथ उसको एक बार रिवाइज करेंगे. So the first topic of today's discussion is related to GS paper 2 which is related to census. So सबको पता है सेंसस होने वाला है, कब हो रहा है? 2027 में सेंसस हो रहा है. ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने ये न्यूज़ आर्टिकल कवर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, सो सेंसस एक्टिविटी बेसिकली कंडक्टेड बाय द आरजीआई. आरजीआई क्या है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस. यहीं पे हमारे जो सेंसस कमिश्नर है वो बैठते हैं. सो इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस जो कि कंडक्ट होने जा रहा है और वो 2 फेज में कंडक्ट होगा. पहले फेज में होगी हाउस लिस्टिंग और सेकंड फेज में होगा हमारे पास पॉपुलेशन एन्यूमरेशन. तो पहले फेज के अंदर हमारी हाउस लिस्टिंग होती है, जहाँ के अंदर जो भी हाउस है, किसी भी रीजन के अंदर कितने हाउसेस हैं, कहाँ कहाँ पे है, एट अ ब्लॉक लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट स्टेट लेवल, पहले इनकी काउंटिंग होती है पहले फेज में. उसके बाद इन द सेकंड फेज पॉपुलेशन सेंसस होता है, दैट इज कितनी पॉपुलेशन है उसको काउंट किया जाता है. दिस टाइम दे आर यूजिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. ठीक है, जो सेंसस है वो डिजिटली करवाया जा रहा है थ्रू मोबाइल ऐप्स. और ये कहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज में होगा? इन हिंदी, इन इंग्लिश एंड ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस जो कि इंडिया के अंदर है. दिस आर द 2-3 पॉइंटर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. और हाउस लिस्टिंग के लिए जो फर्स्ट फेज में हो रहे हैं, द डिपार्टमेंट हैज रिलीज सम ऑफ द क्वेश्चंस. सो देयर आर टोटल ऑफ 31 क्वेश्चंस जो कि डिपार्टमेंट पूछेगा आपसे. और वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? बिल्डिंग नंबर, आप जहाँ पे जिस घर में रहते हैं उसका बिल्डिंग नंबर क्या है? व्हाट इज ए सेंसस हाउस नंबर? ठीक है, द प्रीडोमिनेट मटेरियल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर किससे बनी है, रूफ किससे बनी है, नेम एंड सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, द नंबर ऑफ पर्सन रिजाइडिंग इन दिस हाउस होल्ड, द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, लाइटिंग का मेन सोर्स क्या है, एक्सेस टू वॉशरूम्स, मेन फ्यूल यूज फॉर कुकिंग, एक्सेस टू रेडियोस है या नहीं है, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसका एक्सेस है या नहीं है आपके पास, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, दैट इज कार, मेन सीरियल कंज्यूम, कौन सा मेन सीरियल है, कौन सा आपका जो मेन सीरियल जो आप कंज्यूम करते हैं, बीट राइस, बीट वीट, ओके, क्या आप कंज्यूम करते हैं, ये सब क्वेश्चंस होंगे. एंड द मोबाइल नंबर एज वेल. सो दीज आर द क्वेश्चंस. टोटल देयर आर 31 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे. अगर आप ऐप के थ्रू इसको कर रहे हैं तो ऐप के अंदर आपको ये 31 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे. एंड देयर इज ऑल्सो ए प्रोविजन ऑफ सेल्फ एन्यूमरेशन इन बोथ द फेजेस. ठीक है, डिपार्टमेंट से भी आपके पास लोग आएंगे, जो सेंसस एजेंट्स होते हैं वो आपके पास आएंगे और आपसे डेटा कलेक्ट करेंगे. अगर आपको सेल्फ एन्यूमरेशन करना है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, आप खुद से भी कर सकते हैं. ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा? अब डिजिटली कर रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट यही होगा कि जो डेटा है आपका दैट विल बी सेंड टू अ इलेक्ट्रॉनिकली, दैट विल बी सेंड टू अ सेंट्रल सर्वर. ठीक है, सेंट्रल सर्वर में डेटा कलेक्शन होगा और जो डेटा है वो आपके पास क्या है, स्पीडी वे में जल्दी आपको डेटा मिल जाएगा सेंसस का. यहाँ के आर्टिकल में ये बात बताई गई है कि जो लास्ट टाइम जो सेंसस हुआ था उस टाइम पे 2 से 3 साल लग गए थे प्राइमरी डेटा को पब्लिक अवेलेबल करने के लिए. सो डेटा कलेक्शन तो हो गया था बट उसको छांटना, उसको अरेंज करना सिस्टमेटिकली, फिर उसको पब्लिश करना, इस पूरे प्रोसेस को ही 2 से 3 साल का टाइम लग गया था लास्ट टाइम. बट नाउ विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द एड ऑफ बेसिकली विद द हेल्प ऑफ डिजिटल इंडिया एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया, दिस डेटा कैन बी मेड पब्लिक इन अ वेरी लेस टाइम. So that is something that you have to remember. So in just summary, अगर हम इस आर्टिकल की समरी के बारे में बात करें, the mobile apps to collect data will be done in English, Hindi and other regional languages. There will be a central server to facilitate this primary data and there will be early availability of this primary data. A dedicated portal for resident is also being opened for self enumeration. ठीक है, this is something that you have to remember from this article. और ये 31 जो क्वेश्चन है इसको एक बार आप कहीं अपने नोट पैड में लिख लीजिए. अ डेडिकेटेड प्रीलिम्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. आपको लगेगा कि यार हाउस लिस्टिंग के लिए आप वॉशरूम है या नहीं है, टीवी, लैपटॉप, सीरियल हम कौन सा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं घर के अंदर, व्हाट इज द प्राइमरी मेन सीरियल सोर्स,
आपको लगेगा कि यार हाउसिंग लिस्ट हो रही है, सेंसस हो रहा है, उसके अंदर ये डेटा तो नहीं कोई पूछेगा, ठीक है, दिस इज द परसेप्शन जो रहती है, बट नहीं, देयर आर टोटल ऑफ 31 क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चन जो है वो उस आर्टिकल के अंदर मेंशन है. सो नाउ moving on to topic number 2, that is related to GS paper 3 science and technology. Andhra Pradesh government, they have basically approved the Amravati Quantum Valley Declaration. क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं. So Amravati Quantum Valley Declaration, it is basically a framework for the state effort in advancing quantum technologies and nurturing a vibrant innovation ecosystem. तो क्वांटम टेक्नोलॉजी की एनहेंसमेंट के लिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है और अमरावती को, उनका प्लान है कि अमरावती को पूरा हब बनाएंगे. जो क्वांटम का जो पूरा इकोसिस्टम है, जो इनोवेशन है, उसका जो हब है वो अमरावती को बनाएंगे. दैट इज देयर एम. AQUD, दैट इज अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन. तो किस चीजों पे वो फोकस करेंगे? दे विल फोकस ऑन क्वांटम रिसर्च, क्वांटम इनोवेशन, talent development, infrastructure creation and international engagement. That is something they will focus upon. This Amravati Quantum Valley Workshop is a landmark initiative aimed at catalyzing collaboration across the sectors. So this has become a landmark initiative जो quantum के लिए किसी ने किया है. So the AQVD will reflect the aspirations of transform Amravati into a global competitive center for quantum science and technology, जो मैंने आपको पहले बताया. The companies like IBM, TCS and L&T, ये भी इस इनिशिएटिव का पार्ट बनी है with the आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. That is something you have to remember from this article. रिवाइज कीजिए. अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन, फोकसिंग ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, मेकिंग अमरावती अ हब फॉर क्वांटम इनोवेशन. किसके ऊपर फोकस किया जाएगा? क्वांटम रिसर्च, क्वांटम इनोवेशन, टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड इंटरनेशनल एंगेजमेंट. आर देयर एनी प्राइवेट पार्टनर टू दिस इनिशिएटिव? यस, कंपनीज लाइक IBM, TCS एंड L&T. तो ये आपको याद रखना है. मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 3 विच इज रिलेटेड टू GS पेपर 1 सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस. GS पेपर 2 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये आर्टिकल बात करता है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के स्कॉलरशिप के बारे में. दैट इज नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम. क्या है ये देखते हैं. सो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, दिस स्कॉलरशिप इज गिवन टू मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट फॉर परसुइंग हायर स्टडीज अब्रॉड. तो जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्टर से जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर स्टडीज के लिए, बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये स्कीम है जहाँ पे इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है. And this time the ministry has selected 106 marginalized students for National Overseas Scholarship Scheme, but सिर्फ 40 स्टूडेंट्स को ही जो है वो अवार्ड मिला है, प्रोविजनल अवार्ड मिला है और जो फाइनल अप्रूवल मिला है. क्या रीजन है इसका? इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स. फंड कम होने के चक्कर में सारे 106 बच्चों को नहीं मिला है, सिर्फ 40 कैंडिडेट्स को ही जो है सिलेक्ट किया गया है. बेनिफिशियरीज कौन कौन है इस स्कीम की? People or students belonging from scheduled caste, they belonging from denotified, semi-nomadic and nomadic tribes, and less agriculture laborers and traditional artisans. So these are the beneficiary of this scheme. So this is the first time in last 3 years कि स्कीम के अंदर सेलेक्ट किए गए हैं. देयर आर अवेलेबल स्लॉट्स बट शॉर्टेज ऑफ फंड के चक्कर के अंदर क्या है, सब बच्चों को सिलेक्ट नहीं किया गया, फाइनल स्टेज में उनको नहीं डाला गया. व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? फंड क्यों कम हो रहे हैं? So the ministry has stated that this scheme is available throughout the period of education. For example, अगर कोई एक कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होके किसी यूनिवर्सिटी गया है, लेट्स से उसका कोर्स 3 years का है. नाउ X amount of budget has been allocated for this scheme for the year 2025, let's say, और अभी नेक्स्ट ईयर भी X amount ही allocate किया जाएगा for 2026. The candidate which are selected in 2025, उनकी तो अभी स्टडी चल रही होगी. कुछ लोगों की 1 साल की होगी, कुछ लोगों की 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, तो उनकी स्टडी अभी चल रही होगी. सो दिस X अमाउंट विल बी बाइफरकेटेड और विल बी शेयर्ड अमंग 2025 एंड 2026 कैंडिडेट्स. जिसके चक्कर में जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेशर हैं, जो 2026 में सिलेक्ट होने थे, उनका नंबर्स क्या है वो गिर जाएगा. तो दिस इज समथिंग द इशू विच परसिस्ट इन दिस स्कॉलरशिप स्कीम. और ये जो इशू है इसको डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन सोशल जस्टिस ने भी एड्रेस किया था. ठीक है,
they have raised this issue with the gamut of scholarship scheme administered by this ministry. और उन्होंने बोला है there is a need to increase the budget and increase the slots as well, ताकि इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज किया जा सके. That is something you have to remember. रिवाइज कीजिए. नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम. The scholarship is given to marginalized students for pursuing higher studies abroad. Beneficiaries are students belonging to scheduled caste, nomadic, semi-nomadic tribes, landless agricultural laborers, and traditional artisans. This is a scheme. Now moving on to topic number 4, that is related to cotton bales. ठीक है, कॉटन बेल्स होते क्या हैं? सो कॉटन बेल इज ए कंप्रेस्ड बंडल ऑफ रॉ कॉटन. ठीक है, ये इमेज यहाँ पे लगाइए. सो इसको कॉटन बेल्स बोलते हैं. रॉ कॉटन का रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ये बंडल बना दिया जाता है और इसको हम बोलते हैं कॉटन बेल्स. सो इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉटन. सो कॉटन बेल्स इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. अगर आपको होलसेल में बल्क में अगर आपको कॉटन बेल्स खरीदने हैं, कॉटन खरीदना है, सो कॉटन बेल्स आर द स्टैंडर्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे पेस्टिसाइड्स के लिए सैक्स जैसे बोरी एक स्टैंडर्ड होता है. मुझे पेस्टिसाइड्स खरीदना है तो मुझे भाई डीएपी का इतना बोरी दे दो, 2 बोरी दे दो, 3 बोरी दे दो. तो दिस इज अ स्टैंडर्ड. उसी तरीके से फॉर रॉ कॉटन बेल्स आर द स्टैंडर्ड फॉर ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉटन. सो दिस कॉटन बेल्स कंपोज्ड ऑफ कॉटन लिंट, नॉट द कॉटन सीड. सो कॉटन सीड्स को कॉटन से बेसिकली अलग किया जाता है. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं. ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री फॉर द बेस रॉ मटेरियल. तो दिस कॉटन विल बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. सो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कॉटन का हार्वेस्टिंग होगा. ये देख सकते हैं, दिस आर द कॉटन बर्ड्स, कॉटन बल्ब्स कॉटन क्रॉप्स के अंदर लगे हैं. इसकी पहले हार्वेस्टिंग होगी, उसके बाद गिनिंग होगी. गिनिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी सेपरेट लिंट फ्रॉम द कॉटन सीड. आफ्टर दैट द प्रेसिंग के बाद हो जाएगी पैकेजिंग इन बेल्स, जो कि इस फॉर्म के अंदर, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो बेल की पैकेजिंग होगी. एंड नाउ दिस इज रेडी फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन. अब बात करते हैं QCO की. QCO इज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, जो कि इस आर्टिकल में बात की गई है. द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज पोस्टपोन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QCO, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर कॉटन बेल्स. क्या है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर? इट इज अ गवर्नमेंट मैंडेट which is issued under the BIS Act, Bureau of Indian Standard Act of 2016, to ensure that the products meet Indian quality standard. आपने ISI मार्क के बारे में सुना होगा. हर एक प्रोडक्ट के पीछे ISI मार्क होता है. So basically to ensure quality and standard, this BIS, according to this BIS Act, a QCO, Quality Control Order, will be issued. So it is issued by Ministry of Textile, Department of Promotion of Industry and Internal Trade. अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल याद रखेंगे दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, बट आई हैव मेंशन्ड द डिपार्टमेंट एज वेल. कभी कभी यूपीएससी अंदर जाके डिपार्टमेंट भी पूछ लेता है. तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. अदर मिनिस्ट्रीज भी होती हैं जो BIS बेसिकली QCO कंडक्ट करवाती हैं, बट इस केस के अंदर हम कॉटन बेल्स की बात कर रहे हैं. सो द मिनिस्ट्री विल बी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. द मैंडेट इज टू certain products must conform to Indian standard, that is the IS codes, and the certification, that is the ISI mark, that will be provided from the BIS. ठीक है. अभी बेनिफिट्स क्या है? अगर अभी आप पूछोगे कि यार क्यों कराना है, why do we require this ISI mark? एक तो सबको पता है भाई, क्वालिटी, इट विल इंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन होगा. इनफॉर्मल सेक्टर से हम फॉर्मल सेक्टर की तरफ आएंगे. एंड देयर आर वेरियस बेनिफिट्स एज वेल. एग्जाम्पल, टू एंश्योर यूनिफॉर्म बेल वेट. ठीक है. अब मैंने ऊपर बोला दिस कॉटन बेल, दिस इज अ स्टैंडर्ड, दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन. अभी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन का दिस इज अ स्टैंडर्ड. सो वी हैव टू इंश्योर कि हर एक जो बेल है, जो हर एक कॉटन बेल है, उसका जो वेट है, उसका जो साइज है, उसका जो मॉइस्चर लेवल है, वो सेम रहे, वो मेंटेन रहे. टू इंश्योर बेल वेट, पैकेजिंग एंड मॉइस्चर लेवल, that is why we require this QCO, quality control order. It promotes fair trade. It will improve the export potential as well. It helps in traceability and quality assurance across the textile value chain. For example, कोई कॉटन है आपका इंडिया से आ रहा है, कोई कॉटन लेट्स से आपका इंडोनेशिया से आएगा, कुछ कॉटन आपका फॉर एग्जांपल मलेशिया से आ रहा होगा, बांग्लादेश से कोई कॉटन आ रहा होगा आपका. तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट, हाउ विल यू ट्रेस बेसिकली कि आपका कॉटन कहाँ से आया है? उसके अंदर ये बेल का जो मॉइस्चर लेवल है, जो बेल का जो वेट है, जो इंडियन स्टैंडर्ड है, दैट
plays a key role in it. That is what a QCO, quality control order, is must and which is required. और BIS ने आर्टिकल के अंदर लिखा है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बेसिकली दे पोस्टपोन दिस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ऑन कॉटन बेल्स. 1 साल के लिए पोस्टपोन किया है, अभी अगस्त 2026 के अंदर ये कंडक्ट किया जाएगा. दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. That's it. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.